नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य ठहराया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, विनेश फोगाट को दी गई हर संभव सहायता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का देंगी जवाब। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक को पारित कराने पर चर्चा। वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए संसद में आएगा बिल। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनिस के हाथ। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। वहीं भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड में गवर्नर और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी स्वदेश। दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए प्रशंसकों का लगा जमावड़ा। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए 2 मेडल जीते। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में विनेश फोगाट मामले पर बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि विनेश फोगाट का वजन अपनी कैटेगरी में 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। खेल मंत्री ने कहा, भारतीय ओलंपिक संघ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री ने आईओसी के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की है और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। सरकार वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्ताव रखने जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में घर खरीदारों को राहत देते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर अब 2 विकल्प मिलेंगे। पुरानी व्यवस्था के तहत इंडेक्सेशन के फायदे के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 20% कर चुकाने का भी विकल्प होगा। इसके साथ ही बजट प्रस्ताव के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर बिना इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 12.5% कर चुकाने का विकल्प भी घर खरीदारों के पास होगा। ये दोनों विकल्प 23 जुलाई 2024 से पहले के घर खरीदारों पर लागू होगा। गौरतलब है कि बजट में रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर नए प्रस्तावों पर चिंता जाहिर की गई थी, जिसके बाद सरकार ने संशोधन प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। वहीं राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और इसे वापस लोकसभा भेजा जाएगा। उधर वक्फ बोर्ड सुधार के लिए मोदी सरकार संसद में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम नाम से बिल लाने जा रही है। आइए जानते हैं क्या वक्फ कानून संशोधन बिल के प्रावधान हैं। नए अधिनियम में वक्फ की संपत्ति को केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ महिलाओं और वोहरा समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है संशोधन विधेयक में। खास बात यह है कि वक्फ संपत्ति विरासत में महिलाओं को ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिए मुसलमान महिलाओं के सशक्तिकरण को बल देने की योजना है। नए कानून में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी किया जाएगा। नए प्रावधान के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड
मुसलमान महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में सुनिश्चित करेगी। सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के साथ साथ उनके राजस्व की मैपिंग की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने कहा था कि बोर्ड के पास देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन है, लेकिन इसके मुकाबले आने वाला राजस्व काफी कम है। बोर्ड में मुसलमान समुदाय के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। नए विधेयक में प्रावधान है कि बोर्ड अब ये तय करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं होगा कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ संपत्ति है या नहीं। विधेयक में वक्फ के गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से खातों को दाखिल करने का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो ये देश हित में है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, जहां शादाब शम्स आज इस बात को बोल रहे हैं, आज उनके कार्यकाल की भी इंक्वायरी हो। इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। इनके जो अधिकारी हैं, जो मुतवल्ली हैं, मिलके सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों को सेंधमारी करते हैं। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब वक्फ कानून में बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि इसमें महिला अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और केंद्रीय समिति और वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व की मांग भी करता आ रहा है। उनका कहना है कि पहले के कानून से वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार जो कदम उठाने जा रही है इसमें अमेंडमेंट के लिए, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छी दिशा में वो होगा और उससे मुसलमान कौम को फ़ायदा ही होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को एम्पावर किया जाए तो ये आम इंसान जो है, जो आम मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है, उसको एक फ़ायदा मिल सकता है कि इसमें जो चेंजेस होने वाली है या इसकी अमेंडमेंट जो होने वाली है वो किसी हद तक, मतलब बहुत हद तक वो सही है। मुस्लिम समाज का ये भी कहना है कि मुकदमेबाजी को कम करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय करना और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी प्रदान करना समय की मांग है और इसके लिए कानून में संशोधन होना ही चाहिए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। मैंने एक जगह वक्फ कर दी अपनी कि भाई मेरी ओनरशिप से निकल गए, खुदा की ओनरशिप में चले गए, ये वक्फ हो गई। ये जिस पायस चैरिटेबल काम के लिए उसी में रहेगी, वक्फ ये होता है। वक्फ कानून में बदलाव की मांग वर्षों पुरानी है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गईं, उसमें मुतवल्लियों के नियमन और कामकाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ के प्रबंधन में गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल करना, वक्फ बोर्डों को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठनात्मक सुधार, ताकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके। केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति और वक्फ को वित्तीय लेखा परीक्षा की योजना के तहत लाना शामिल है। साल 2008 के मार्च महीने में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की गईं, उसमें प्रमुख रूप से वक्फ बोर्डों की संरचना में सुधार, राज्य वक्फ बोर्ड के लिए सीईओ के रूप में एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी प्रदान करना, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी कार्रवाई, अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले मुतवल्लियों को कड़ी सजा, रिट क्षेत्र अधिकार के तहत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाना, वक्फ बोर्डों का कंप्यूटरीकरण और सीडब्ल्यूसी में शिया समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल है। पुराने वक्फ कानून में सबसे ज्यादा निशाने पर दरगाहें रही हैं,
जिनके प्रतिनिधियों का कहना है कि कानून में अब बदलाव होना ही चाहिए। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। तो मेरा मानना ये है वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए कि जब तक कि हम बिल को पढ़ ना लें तब तक हमें उस पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सरकार को हम लोगों ने यही सुझाव दिए हैं कि एक तो जो मौजूदा वक्फ है उसमें एक जो दरगाह हैं उनका एक कहना ये है कि दरगाहों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल नहीं होते हैं वक्फ बोर्ड में, तो उन दरगाह के रिप्रेजेंटेटिव्स को वक्फ बोर्ड की बॉडी में शामिल किया जाए और हमारी बात को भी कहने का हमें अधिकार मिले। वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को अपने अधिकार में रखता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में देश भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। ये सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसमें 2013 में किए गए संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन इसमें खामियों के कारण यह हमेशा मुस्लिम समाज के निशाने पर रहा। अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण के साथ ही सर्वेक्षण में देरी जैसी समस्याएं आए दिन सामने आती रहीं, जिसने कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में जीत नहीं पा रही है, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता फैलाकर निकाल रही है। जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपनाती है और राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रखती है। कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। तो भाजपा सांसद राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता फैलाने जैसे सपने देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद और उनकी पार्टी भारत में भी बांग्लादेश की तरह अस्थिरता पैदा हो इसका सपना देख रहे हैं। ये भारत है और भारत का जो नेता है वो आदरणीय मोदी जी हैं, और मोदी जी वो हैं जो लौह पुरुष के प्रदेश से आते हैं, जो वहाँ से एक मजबूती का लेकर उत्तर प्रदेश के सांसद होते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनका सपना पूरा नहीं होने वाला। जैसे जैसे वो भाजपा पे और भारत पे
ये सहनशीलता पर आरोप लगाएंगे, भारत मजबूती की तरफ बढ़ेगा। निश्चित मान के चलिए भारत शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और वो शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आएगा। सदन में संविधान से संबंधित राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बार बार संविधान का अपमान किया गया। उन्होंने कहा भाजपा संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून 1975 रातों रात और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और DIR में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र, असम, बिहार की 2-2 सीटों पर, जबकि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। चुनावों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। लोकसभा चुनाव के कारण खाली हुई इन सीटों के लिए 3 सितंबर को ही चुनाव कराया जाएगा और परिणाम भी 3 सितंबर को ही घोषित कर दिए जाएंगे। आप सांसद और संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा को कोर्ट से एक और झटका लगा है। MP-MLA कोर्ट ने सजा के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। 20 महीने पहले हुई 1.5 महीने कैद की सजा को कोर्ट ने बहाल कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने जून 2001 को जन समस्याओं को लेकर मार्ग जाम किया था। इन सब के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, जिसमें सबको 1.5 महीने कैद और 1500 रुपए की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 लोगों की मौत के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव से कहा है कि वो खुद को असहाय न समझे, सेंटर में मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगर फंड की जरूरत है तो LG से संपर्क करें। स्टाफ की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रख सकते हैं। कोर्ट ने समाज कल्याण सचिव से सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाल दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से ASG SB राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक का वक्त दिया। कोर्ट ने विभव के वकील से कहा है कि वो 24 अगस्त तक इस पर जवाब दाखिल कर सकते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य का आज 8वां दिन है। अधिकारियों ने आज सुबह वायनाड के
सुचीपारा के सनराइज वैली इलाके में रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों की तलाशी शुरू की। चूंकि ये इलाका दुर्गम है, इसलिए 2 प्रशिक्षित वन अधिकारियों, विशेष अभियान समूह के 4 सदस्यों और सेना के 6 जवानों की 12 सदस्यीय टीम को हवाई मार्ग से भेजा गया। क्षेत्र में पाए गए शवों को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। बता दें कि 1300 सैन्य कर्मियों और 1000 से अधिक स्वयंसेवकों वाली 40 टीमें आज 8वें दिन भी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। हालिया प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 224 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 189 शवों की शिनाख्त अभी बाकी है। मंगलवार को भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र से 6 शव बरामद किए गए थे। प्राप्त अज्ञात शवों और शतविशत शरीर के हिस्सों को कल रात पुथुमाला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसके साथ ही अधिकारी अधिक शवों को रखने के लिए कब्रगाह के निकट अधिक भूमि अधिग्रहण करने पर भी विचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना से आई त्रासदी के बाद रामपुर के समीज गांव में बचाव और तलाशी अभियान 7वें दिन भी जारी है। बचाव दलों ने सुन्नी डैम के पास डोगरी गांव में एक युवक का शव बरामद किया है। बचाव दलों ने अब तक 6 शव बरामद किए हैं। इनमें 3 की शिनाख्त उनके परिजनों ने कर ली है। हादसे के बाद 36 लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआईएसएफ और होमगार्ड के जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं। आईटीबीपी निरीक्षक नानक चंद शर्मा ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण रास्ता धंस गया है, जिस कारण गाड़ियों का निकल पाना मुश्किल है। हमने सुरक्षा कारणों से गाड़ियों को रोक दिया है। सरान बोंडा से हम जो रेस्क्यू टीम लेके आ रहे हैं, मगर जिस पॉइंट में हमने जाना है उस पॉइंट में कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला रह गया है। मगर बीच में जो है बारिश ज्यादा होने के कारण जो है बीच में एक जगह जो है रास्ता जो धंस गया, नीचे स्लाइड हो रहा है, तो वहां पे जो है गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी पीछे गाड़ियां रोकी है और हम सेफ जगह में गाड़ियों को ले जा रहे हैं। बागीपुल में बाढ़ में बहे एक परिवार का कुत्ता किसी तरह बच गया, लेकिन मालिक के खोने का दर्द वो सहन नहीं कर पा रहा है। कुत्ता उस स्थान पर बार बार जाकर सूंघ रहा है जहां अपने मालिक का घर हुआ करता था। वह लगातार उफनती खड्ड के चारों ओर मालिक को खोजने में जुटा है। और अब बात राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी मौजूद रहे। इसके अलावा समारोह में सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योगों के प्रतिनिधि और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और देश भर से आए 1000 से अधिक बुनकर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने हथकरघा उद्योग को स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आइए संकल्प लें, आदत डालें। हथकरघा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण देश में रोजगार पैदा होता है और ये देश के लिए जरूरी है। Economic nationalism is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have 3 impacts. 1, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated.
और जब ऐसा करें नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि हथकरघा उद्योग से जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है और ये सतत विकास के लिए जरूरी है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल चीजों पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं उसे QR कोड लगा के देखते हैं, महोदय ये हैंडलूम जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीटलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का एक नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में जीरो वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है उस समय से ऐसे चीजों पर हम जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई। हम अपने देश भर में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी सराहना करते हैं और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा। सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई। मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमानदा और आदिवासी समाज से आते हैं। सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है बल्कि इनकी आय भी बढ़ी है। आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी की मिसाल है। इसमें 4,50,00,000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से #माई प्रोडक्ट माई प्राइड को इस्तेमाल करके इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। स्वदेशी की भावना से भरा हुआ देश का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी की मिसाल है, जो दुनिया भर में भारत के कुटीर उद्योग को एक अलग पहचान देता है। कपड़ा उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मोदी सरकार में मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया है, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता कर रहे हैं, उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो
बुनकर होते, हमारी बहन और भाई, उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। ये मोदी ने किया, ये पहले नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। 2015 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि हथकरघा गरीबी से लड़ने का एक साधन हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक साधन था। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक नए हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। हरियाणा के रोहतक में महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। पीएम ने मन की बात के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रशंसा भी की। भारत हमेशा से अपने उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा के लिए जाना जाता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप इसके उत्पादों का निर्यात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी किया जाता था। भारत के विभिन्न हिस्सों की अलग अलग शैलियां हैं। उनमें से कुछ हैं मध्य प्रदेश के बाघ, बाटिक, चंदेरी और माहेश्वरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ब्रोकेड, जरदोजी, चिकनकारी गुजरात से पटोला, भुजोडी, अजरक, बंधेज, तंगालिया, आशावली और कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई और असम और मणिपुर से फेनेक और तोंगम जैसे पारंपरिक डिजाइन। भारतीय हथकरघा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई आदि। आज भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प सहित कपड़ा उत्पाद 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का लगभग 47% हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अस्थिर बांग्लादेश की। बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और तनाव के दौर से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि तख्तापलट के कारण देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति के मीडिया सचिव मोहम्मद ज़ोइनुल आबिदीन ने कल देर रात इस बात की जानकारी भी दी कि तमाम राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र आंदोलन ने पहले कहा था कि 84 वर्षीय यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बांग्लादेश में सोमवार को सेना ने मोर्चा संभाला। उस दौरान रात भर में देश के कई हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। जुलाई के मध्य से जारी अशांति के कारण बांग्लादेश में मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक पहुंच गई है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। इस बीच भारत अपने राजनयिकों के जरिए भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच ढाका में भारतीय उच्चायोग पर कार्यरत है और भारतीय राजनयिक और अधिकारी ढाका में बने हुए हैं। कुछ कर्मचारी और उनके परिवार आज सुबह लौट आए हैं। एचसीआई ढाका की सभी हेल्पलाइनें काम कर रही हैं। किसी आपात स्थिति के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 8801958383 8801958383 और 880193740059 खबरों में आगे, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल को झटका लगा है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश ने कुश्ती में महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में जगह बनाई थी। हालांकि विनेश का वजन 50 किलो से कुछ अधिक पाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार टीम द्वारा रात भर प्रयास के बावजूद विनेश का वजन 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक था।
उधर भारतीय ओलंपिक संघ ने जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि ये दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर के तमाम प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ अधिक पाया गया। इस समय टीम द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय टीम आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करती है। ये मौजूदा प्रतियोगिताओं में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि उन्होंने खुद पेरिस में पहलवान विनेश फोगाट से मुलाकात करके उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके साथ पूरा देश और सरकार खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय दल का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए IOA हर बात का ध्यान रख रहा है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago, and I showed her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India, and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remain high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि यह हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी अच्छी कुश्ती लड़ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें इस तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। संजय सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। जिस तरह से रेसलिंग मैच से बुरी खबर आई और विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई, स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार थी। संजय सिंह हैं WFI के प्रेसिडेंट। सर, कितना बड़ा झटका है देश को और खुद विनेश को? मतलब ये झटका सहन करने जैसा नहीं है। हमारे पूरे 140 करोड़ हमारी देश की जो जनता है, तमाम लोग, क्योंकि आज हमारी बिटिया इतिहास रचने जा रही थी और यह गोल्ड लाती है, 100% गोल्ड की दावेदार थी और भारत में एक इतिहास रच देती। लेकिन इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा या जो भी इसको कह लीजिए, यह मतलब उस दुख को मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि यह क्या हो गया। किसको इसके लिए जिम्मेदार आप ठहराएंगे? विनेश ने इतनी मेहनत करी, जिसने भी इसके ऊपर पानी फेरा, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ से? विनेश की कोई गलती नहीं है। विनेश ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किया और वो उसने मेहनत अपना दिखा दिया, परफॉर्मेंस अपना उसने दिखा दिया। ये जो भी गलती है ये कोच, न्यूट्रिनिस्ट और PGO जो भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनकी गलती है। ये सब सपोर्टिंग स्टाफ उनके निजी थे या आपके द्वारा या IOA ने प्रोवाइड किया? उन्होंने ओलंपिक के लिए अपने जो भी सपोर्टिंग स्टाफ मांगे थे भारत सरकार ने उनको मुहैया कराया था। उनके साथ उनको विलेज में रखा हुआ था और सब कुछ वही लोग देख रहे थे। तो आपको लगता है कि WFI इसमें आगे जाएगा, प्रोसीडिंग में फाइल करेगा अपनी रिक्वेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। WFI अभी हमने तत्काल एक तो मेल हमने कर दिया, रिक्वेस्ट भेजा है, प्रोटेस्ट एक हमने कर दिया है कि इसको हमें एक चांस दिया जाए। बाकी आगे अगर उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे भी फिर बताते हैं क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी तय होगी उसकी तरफ, उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी संवेदना जताई है। उसके लिए तो भारत सरकार को उस पर 100% कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से इस तरह के गलतियां ना होने पाएँ। इस तरह से अवेयर रहें लोग कि इतनी बड़ी गलती ना होने पाए कि कल हमारा गोल्ड हो के लिए हमारी बिटिया बाउट करने जा रही है और आज वो रात में उसका वजन कैसे बढ़ गया। ये तो 100% जांच का विषय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बख्शा नहीं जाएगा? हमारे हिसाब से तो नहीं बख्शा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम फ्रेटर्निटी अपना इसमें खेद व्यक्त कर रही है और हौसला दे रही है विनेश को कि आप कर सकते थे। आपकी तरफ से क्या संदेश है? हमारे तरफ से भी है कि भाई पूरा वो तो कर सकती, तो हम तो कह रहे हैं कि गोल्ड लाती, लेकिन अब उसको दुर्भाग्य ही कहेंगे। पहले ओलंपिक में उसका गोल्ड की परफॉर्मर थी तो उसका पैर टूट गया, तो अब उसके दुर्भाग्य के लिए हम खेद ही व्यक्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे हैं संजय सिंह साहब थे, जो सीधे बता रहे थे कि WFI विनेश के साथ खड़ी है, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रबल दावेदार थी। दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन अभी भी WFI आगे के रास्ते जो है वो तलाश रही है। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर एक्स पर लिखा है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के असाधारण कारनामों ने हर भारतीय को रोमांचित किया है और देश को गौरवान्वित किया है। हम सभी अयोग्यता पर उनकी निराशा को साझा करते हैं। वह 140 करोड़ लोगों के दिलों में एक चैंपियन बनी हुई हैं। विनेश वास्तव में भारतीय महिलाओं की अथक भावना का प्रतीक हैं और उनका धैर्य और दृढ़ता पहले से ही भारत के भविष्य के विश्व चैंपियनों को प्रेरित कर रही हैं। मैं उन्हें भविष्य में ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं देती हूं। इससे पहले विनेश के अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं, प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। वहीं मामले पर सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से बात की और पीटी उषा से इस मुद्दे पर और विनेश फोगाट के झटके के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने उनसे विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने पीटी उषा से यह भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वो अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने ओलंपिक में विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ओलंपिक में विनेश फोगाट की अयोग्यता ने निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। उनका खेल करियर शानदार है, जो विश्व चैंपियन को हराने के गौरव से चमक रहा है। ये दुर्भाग्य उनके शानदार करियर में एक अपवाद मात्र है, जिससे मुझे यकीन है कि वे हमेशा की तरह विजेता बनकर वापसी करेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन हमेशा उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विनेश फोगाट, आप हमेशा भारत के लिए आशा और गौरव की किरण रही हैं। आज का झटका कठिन है, लेकिन इन्हीं क्षणों में आपकी असली ताकत सामने आती है। आपकी दृढ़ता हमेशा आपकी सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। मुझे आपकी अटूट समर्पण से भरी यात्रा देखना याद है। हमें आप पर विश्वास है विनेश। भारत आपके साथ खड़ा है, हर कदम पर आपका उत्साहवर्धन कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर एक्स पर लिखा है, विनेश फोगाट जी, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं। निराश मत होइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने भी इस मामले पर चिंता जताई। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। चीज़ फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सिर्फ देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो जो आगे जो कुश्ती के जो वहाँ जो। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहाँ मोदी has been to establish a simple, efficient, fair and equitous technology-driven taxation regime in this country. So simplification and ease of compliance for the taxpayer has been the primary objective with which in the last 10 years and this year in the third term of Prime Minister Modi, the approach to taxation has been to simplify the taxation, reduce the burden on taxpayer, and make sure it is transparent and equitous. So this year also, our approach has been that we bring in greater simplification of tax laws and procedures, and that we enable growth and employment in this country. So the twin approach for getting the taxation regime in this country a lot more simpler and technology driven has been the broad principle based on which the proposals have been laid before this August House. We've actually brought in transformational changes in the tax governance in the last decade. So without drastically increasing taxes and minimizing litigation, we have actually helped, I would think, in bringing a simplified taxation regime, greater transparency, ease of compliance, and driven by the trust we have on the taxpayers. So several members have spoken about tax burden on the middle class. I'll of course come a bit later to talk and to respond to individual honorable members who have spoken on specific issues. But broadly on this issue of burdening the middle class, several members have spoken, but I would just take some names. Other names will come when I respond in specific. Amar Singh ji, Arun Nehru ji, Neeraj Maurya ji, Supriya Sule ji, Tanuj Punia ji, Sachidanandam, honorable member, and also honorable member Avinash Reddy ji have all spoken about the burden on the middle class, taxes not really being reduced on them, and so on. In general, I want to put forth before you, sir, that the specific items on which I would propose, and I believe that middle class stand to benefit. So I will name them, specify them. In 2023, sir, the slabs for personal income tax were significantly liberalized. All taxpayers had reduced tax liability of 37,500 rupees. This government has again revised slabs in the new regime even now in this budget. Certainly this has an impact on the middle class, I would believe. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in the new regime in this budget.
This is an effective relief of up to 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. So further, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 rupees to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10% to 14% in this budget. Again, middle class stands to benefit from this as well. So, in specific, in the last 2 years, substantial relief has been given to the middle class. I may point out a few things, sir, that while most developed countries were increasing personal income taxes during the COVID-19 crisis, Prime Minister Modi's direction to me, and I've said this earlier also in this House, I'd like to repeat now. Prime Minister Modi's direction to me was totally in contrast with what was happening in developed countries. No tax on our citizen to meet the COVID expenditure. And I would strongly request the honorable members to look back at what happened between 2020, 21, 22, 23. We have not increased the tax at all, sir. Effective tax on an income of 15 lakh rupees, I'm taking it as an example, effective tax on an income of 15 lakhs was reduced to 10% in 2023 and has been further reduced this year as well. So I want to make this point clear, sir. Again, I would strongly believe this would certainly help the middle class. Again, sir, I would like to remind, through you, sir, the August House, that from the days of tax terrorism, when we were accused in 2014, saying do something immediately because tax terrorism is affecting the middle class and small businesses, and the rent-seeking approach of a few in the service had really hurt many of the taxpayers, and this was one of the biggest challenges before this government. Earlier in 2014, again in 2019, when we're trying to bring in the faceless system, we have moved away from those days, sir, because we brought in the faceless system, which is taxpayer-friendly, infused confidence in the taxpayer, and any inquiry on the tax could be responded via email or messages. Besides this, sir, Vivad Se Vishwas schemes were brought in, as a result of which, periodically, again this time also we've come up with the Vivad Se Vishwas, and as a result of which, periodically, pending litigation and demands have all been sorted out. Relief was brought in to a wide range of taxpayers, largely, data shows, largely the beneficiaries are MSMEs, individuals, and small companies. I would think this is also the segment which is the middle class segment. So they have found relief because of the Vivad Se Vishwas. So furthermore, small, old, and petty, unverified tax demands of 90 lakh taxpayers were totally removed from the records as announced in the interim budget of 2024. ये घोषणा 2024 इंटरिम बजट में हुआ था, मगर उसका असर अभी दिखने लगे कि 90 लाख टैक्स पेयर्स को हम राहत देने के लिए उस समय घोषणा की। 1.1 करोड़ एंट्रीज इससे निकला रिकॉर्ड से बाहर। इससे राहत सब मिडिल क्लास को मिलता है, छोटे बिजनेसेस को मिलता है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ सर, स्टार्टअप्स के लिए, for startups, the removal of angel tax has come as a big relief, and this was introduced. We have removed it all right.
And last year and the year before that, we tried removing the startup world from some of the provisions of the angel tax, and we thought that would address the problem. But if the festering problems really worried the small businesses and the startups in particular, we have totally removed it, abolished it. But when was it brought in? It was brought in 2012, sir. And from then, they, in spite of having at least 2 full years in their hand, the UPA government did not remove the startup. Okay, yes, 10 years, but who was the one who called it as exploitative tax? Yes. You called it exploitative tax. The leader of the opposition called it exploitative tax. And when he introduced it, did he not know that it was exploitative? And now, when you demand abolition of it, you forget that you brought it in, but because you now said it is exploitative, the whole world has to accept it. We have worked on it so that the burden because of these angel tax does not fall on small businesses. But eventually, after having worked on it 2 years over, we have now removed it. But I would again like to remind, sir, through you, that it was called as an exploitative tax and we shall remove it, was a claim by the one who brought it in the first place. Sir, exemption limit of 1 lakh for LTCG, capital gains, long-term capital gains, on certain financial assets, such as those which are shares and bonds, have been given, and it is in this budget raised to 1.25 lakhs, which also, I strongly believe, benefits the middle class, because small money which is getting invested in shares and stocks and in bonds for small returns that people would want to have, because their investing capacities are not very big, even for them, this budget has given relief in that we've exempted it from any kind of tax, and that 1 lakh exemption has been enhanced to 1.25. So middle class, which finds that returns from the stock markets are much better than some of the saving schemes, and therefore who have gone there in their own wisdom, we have not taxed them, we have only given them exemption and enhanced exemption, 1 lakh to 1.25 lakh exemption, certainly aiming at the middle class, sir. Therefore, the narrative which is now being said, oh, the middle class, you put them to difficulty, you've not done anything, they are angry with you. Certainly, sir, I want the parties who are talking about middle class now to understand this country had 98% taxation in one of the earlier regimes, the ancient regimes, which also cared nothing for the fundamental rights of the citizens. The regime which brought in emergency, 98% tax. At that time, no middle class worry. No middle class worry. Sir. Only black money. And for the number of corruption that had happened between 2004 and 14, sir, Public of India would have been much better if those monies were in the coffers rather than in the pocket of a few dynastic leaders. Sir, indirect taxes. On the customs side, sir, on the customs side, we have taken several steps to facilitate international trade, ensure processes becoming simpler and faster, and also to lead to lower logistics cost and compliance cost. And this would certainly boost the domestic production and enhance export competitiveness. So when we brought down the customs duty on several of those items listed in this budget, it was aimed at reducing the prices of raw materials and inputs, making domestic production far more cost effective. So to promote trade and employment, sir, we have in this finance bill proposed rate cuts on certain inputs for labor-intensive industries, such as leather and textile sectors, that will boost job creation and address duty inversion issues which are prevalent in the textile sector. Exemptions and reductions, sir, on 27 critical minerals
I know Honorable Member Supriya Sule has raised a question on it. I'll certainly come to answer specifically on that issue. But exemption and reduction on 27 critical minerals such as lithium, cobalt, and many others, which are necessary for this country's strategic autonomy. Duty rate cuts on precious metals, gold and silver, because India is one of the largest hubs for cutting and polishing diamonds, and it creates jobs in big numbers. So, and also the gems and jewelry mark a very big export potential for this country. Therefore, we have brought down the duty rates here so that domestic value addition work can be better carried out for export purposes. So, duty rate cuts have also been done on certain inputs for the aqua farming area and the marine industry, so that we'll be able to export more marine products, especially for shrimp. So this is because the industry has been requesting the government. The raw materials which are being imported are critical for maintaining high standards of exports. So although domestic capacity is in the initial stages, I know some of the members of parliament have met me about capacity existing within this country, and at this stage do we want to reduce the duties. We have certainly supported the manufacturing happening in the country, but till such a time we didn't want, till such a time that they reach a level, we didn't want marine exports to suffer, and therefore some duty cuts have been brought in there as well. Over and above all this, I have also announced that there will be a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months, and hopefully at the end of that exercise we'll have a greater simplified tax structure for our country as a whole. So this is about the indirect tax, customs duties, excise and so on. Direct tax I'll come over, sir. Again, technology-backed tax governance is what we are underlining. If income tax assessee goes to his portal to see and to file, I would like to highlight 4 major steps that have come for the taxpayers' convenience. Pre-filled income tax returns based on verified third-party information have made income reporting faster and easier. Many taxpayers themselves have said this pre-filled form actually is helpful for us. We can reject that which is wrong, but some things which we have forgotten are getting captured, and therefore the whole process is simple and easy and helpful. Second, sir, faceless regime. The faceless regime of assessment and appeals has automated major IT-related processes and reduced human interface and rent seeking. There's no discretion because it's now faceless. Third, refunds are issued within days as opposed to months, and that it used to take sometimes several months. Today, average processing time of returns has reduced from 93 days in 2013-14 to 10 days in 23-24. 93 days for refund now gets done within 10 days. A record number of filings, sir, on that. A record number of 7.28 crores of income tax returns for the year 24-25 were filed till 31st July 2024. A 7.5% increase from 6.77 crores the last year, 23-24. About 58.57 lakh ITRs. And this is a good news, which I would want honorable members to recognize. 58.57 lakh income tax returns were received from first-time income tax filers. First time they are filing. 58.57 lakh people have filed, indicating a widening of the tax base, for which a lot of effort to nudge people has been taken up by us. Sir, litigation management is also something on which we've given a lot of attention. We've made multiple announcements in this budget. I'd like to highlight some of them.
reopening and reassessment of taxes has been simplified. This is a very, very big issue because many people, many taxpayers felt, for how long should I keep this record? For how long should I remain in suspense? Till when will the income tax authorities keep asking me for documents? We have simplified that process. I want to highlight that assessment may be opened up to only 5 years post-assessment, but for the 4th and the 5th year, only if unreported income exceeds 50 lakhs. So it will be. तो ये आप देख रहे थे लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी है, कर ढांचे में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। विवाद से विश्वास के साथ बड़ी संख्या में छोटी मझौली कंपनियों को राहत मिली है जो सीधे मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और कहा कि मध्यम वर्ग का रखा जा रहा है ख्याल। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।